हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। आज हम वापस सैम्पल पेपर जो आपके RUHS में क्वेश्चंस आते हैं उसी पे बेस्ड एक सैम्पल पेपर तैयार किया है। कुछ क्वेश्चंस है लाइक 25 to 28 क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी जो क्वेश्चंस है ना, इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने बस खाली सैम्पल पेपर्स लिए। कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है या वो जो भी है देख लेकर के, और फिर उनसे आपके एक नया और वीडियो लेकर आएंगे। तो चलो, आज जो है उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो और ट्राई करो। 1 मिनट का मैं आप लोगों को गैप देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसके बारे में सोच सको। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, सारा कुछ जो आपको गिवन है वो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हमें बस खाली इसकी लैंग्वेज पढ़नी है और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप, व्हाट हैपन्स टू द नॉन मेटालिक नेचर? हिंदी में भी दे रखा है, जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो जो नॉन मेटेलिक मतलब क्या होता है? अधात्विक नेचर बोल दो, ठीक है। गैर धातु या फिर अधातु बोल दो, अधात्विक नेचर, अधात्विक प्रकृति। इसके बारे में बताना है, क्या होगी? कांस्टेंट रहती है, कम होती है, बढ़ती है, या फिर इरेगुलर चेंज होते रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो आपके एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के साथ साथ ये जो आपका नॉन मेटालिक नेचर होगा वो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखना, सबसे ज्यादा जो आपके धातु पाए जाते हैं, जो आपके मेटल्स पाई जाती है, वो पाई जाती है डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा, डी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में। मतलब यहाँ पे धातु है तो हमें क्या जाना है? अधातु की तरफ जाना है। यहाँ सारे के सारे मेटल्स है, मतलब नॉन मेटल्स कहाँ आएंगे? राइट साइड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक जो नेचर होगा आपका वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द लेंथेनाइड फाइनल एलिमेंट? अच्छा, लेंथेनाइड सीरीज कौन सी होती है? 4f। एफ में क्या होती है? दो सीरीज होती है, 4f और 5f। 4f वाले को क्या कहता है? लेंथेनॉइड। और 5f वाले को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड। अब हमें पूछ रहा है कि लेंथेनॉइड का जो फाइनल एलिमेंट होता है वो कौन होता है? तो ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें ना सोचना है ना कोई बात। अगर आपको आता है तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर भूल जाओ कि आंसर क्या होगा, राइट? तो इसका जो लास्ट आपके होता है ऑप्शन या फिर लास्ट जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? ल्यूटेशियम। क्या होता है? ल्यूटेशियम कर देना भाई इसको। ठीक है, ल्यूटेशियम बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें अब कुछ भी सोचने जैसा नहीं है, टू द पॉइंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेम, नेम क्या है बता दो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर छोड़ो। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, दैट विच वन इज द करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? बोथ एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक। एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड जो होता है वो दोनों ही कम क्षारीय होता है, ऐसा नहीं होता है। रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बेसिसिटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। हमने पढ़ा भी है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हाइड्रोक्साइड वगैरह वो क्या होता है? OH आयंस के साथ में रिएक्शन करके तो आपकी बेसिसिटी क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट? बोथ एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दोनों के दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। चलो बात करते हैं बाद में। बोथ एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड डू नॉट एग्जिबिट मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। ऐसा होता है क्या कि दोनों ही जन वो प्रॉपर्टीज जो है वो शो नहीं करते? होता है क्या ऐसा? और लास्ट क्या कह रहा है? बोथ एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड डू नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ये तो सीधी सीधी साफ बात कह रहा है, हमें पता है कि ये क्या करते हैं? आपके नेचर शो करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों जो है वो आपके +3 शो करते हैं, ये बोल रहा नहीं करता है, तो ये पहले से रॉन्ग स्टेटमेंट ही हो गया। फर्स्ट वाले को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। अब हमें चूज किससे करना है? देखो, बी और सी से। देखो एक बात बताओ, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट करना, उनमें से हमें अगर चूज करना हो तो थोड़ी दिक्कत आती है। जो तो आपको जो लगता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको ऑलरेडी आप क्या कर लो? एलिमिनेट कर दो। फिर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑटोमेटिकली पीछे बच जाएगा। कभी कभी आपके जो MCQs होते हैं उनमें हमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो इनकरेक्ट है उनको एलिमिनेट कर दो, करेक्ट वाला ऑटोमेटिकली पीछे बच जाएगा। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, 4 में से आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो जो 2 डायरेक्टली हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते, उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब जैसे अब यहाँ पे हमें बी या सी में से आपको सिलेक्ट करना है, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? दोनों के दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सही बात है। सेकंड बोला कि दोनों के दोनों क्या नहीं करते? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ऐसा तो है ही नहीं। करते हैं ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बताया था, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से। अच्छे क्वेश्चंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक possess द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। अच्छा, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है? दोनों कौन? आपके हैलोजन की भी और एल्कली मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखता है। ये क्वेश्चन शायद मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल वाला करवाया था उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो यही होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचो और बताओ जल्दी से कि क्या होगा। तो इनमें से देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके पीरियोडिक टेबल का देखो क्या सिस्टम रहता है। डी ब्लॉक यहाँ पे होता है सेंटर में, नीचे की तरफ कौन सा ब्लॉक होता है? एफ, इस तरफ होता है आपका एस ब्लॉक और इस तरफ होता है आपका पी ब्लॉक। और जो आपका हाइड्रोजन होता है उसको इस एस ब्लॉक के ऊपर क्या दिया जाता है? प्लेस दिया जाता है। अब हाइड्रोजन की एक क्या स्पेशलिटी होती है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आपके दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। कौन दोनों? कौन? इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? हैलोजन के साथ में भी कुछ सिमिलैरिटी बताता है और कुछ इन एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स मतलब एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ब्लॉक वाले होते हैं इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, या हिंदी में इसको बोला जाता है क्षार धातु। तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो इन दोनों के साथ में क्या करता है? सिमिलैरिटी शो करता है। लेकिन सिमिलैरिटी शो करने के साथ साथ में ये बहुत सारी इनके साथ में डिससिमिलैरिटीज भी शो करता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन को एक काम करते हैं, ना तो एस ब्लॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं, ना ही हैलोजन के साथ में इंक्लूड करते हैं। उन्होंने फिर एस ब्लॉक के ऊपर हाइड्रोजन को अलग से प्लेस दे दिया। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एस पी डी एफ 4 ब्लॉक तो पढ़ने ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में भी कंप्लीटली अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही आंसर जाएगा आपका और वो कौन है? हाइड्रोजन है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि एक खाली ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती है, अल्कली मेटल्स की भी होती है और प्लस हैलोजन्स की भी होती है, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन अराइल नाइट्रो कंपाउंड टू अमीन? अराइल नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है आपका? ये अराइल नाइट्रो मतलब बेंजीन के ऊपर NO2। अब इसको आपको किस में चेंज करना? अमीन में चेंज करना। अमीन मतलब कुछ भी ले लो, एनिलीन ले लो, ठीक है, या फिर नॉर्मल अमीन लेते हो तो RNH2 ले लो, इस तरीके से। अब इसमें चेंज करना है तो ये बोल रहा है इनमें से कौन ऐसा कंपाउंड है या फिर कौन ऐसा एज अ कैटलिस्ट हम नहीं लेंगे कि जो उसको चेंज कर दे। बताओ, इनमें से 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम जिसको ये कन्वर्ट करने के लिए हम जनरली उसको चूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ। चलो देखो, मैं ही बता देती हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा सा टिपिकल है। नॉर्मली ऐसे तुक्के लगाने से होगा नहीं। देखो, अब इसमें हमें क्या करना है? नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो को हमें अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसमें क्या चाहिए? देखो, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन आपकी हो रही है? रिडक्शन हो रहा है ना। इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन। हिंदी में वो क्या कहेंगे इसको? अपचयन बोलेंगे। अच्छा, इसमें अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे किसी ना किसी कैटलिस्ट की फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, अपचायक लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपके बाकी वाले होते हैं हाइड्रोजन, प्लैटिनम, आयरन और ये टिन और HCl, ये इनका तो यूज होता है, लेकिन इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर, आपको पता हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। लेकिन आपका ये जो रिएक्शन है जिसमें नाइट्रो, अराइल नाइट्रो जो कंपाउंड है उसको एनिलीन में चेंज करने के लिए, उसमें आपके ये वाला हम मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, LiAlH4। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हिंदी में भी सेम यही है। ठीक है, और ईथर तो आपको पता ही है। तो इसको हम जनरली क्या नहीं करते, इसमें यूज नहीं करते, ठीक है। वुड नॉट बी अ गुड चॉइस, गुड चॉइस नहीं है मतलब बाकी अगर आपके पास में कैटालिस्ट हो तो हम उनका सिलेक्ट ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर फॉर द कन्वर्जन इन द एनिलीन। समझ लो, खाली बस अगर आपको ये कन्वर्जन करना है तो हम उसको चूज नहीं करेंगे, बाकी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको ही चूज करते हैं क्योंकि ये बेस्ट आपके क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है आगे वो देखिए, उससे पहले आप इस बैच के बारे में देख लो. इट इज़ अ वेरी एसेंशियल बैच फॉर द BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड फॉर एम्स ऑल्सो. What do you have to do? You just have to go on Play Store, download the app Pratigya Classes, and after registration, when you will search about this app, then you will see this, and there are some key points. So just check it out. Then we will continue our questions further. बैच आपका 15 मार्च से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो एड्रेस भी गिवन है, चेक कर लो एक बार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द अमोनोलाइसिस रिएक्शन. आपको अमोनोलाइसिस रिएक्शन करना है. व्हाट इज अमोनोलाइसिस? सपोज करो अमोनिया है, अमोनिया से क्या बनाना है? प्राइमरी अमीन बनाना है, देन सेकेंडरी अमीन बनाना है, देन टर्शरी अमीन. ये सारा हम क्या कर रहे हैं इसमें? अमोनोलाइसिस ही तो कर रहे हैं. तो ये बोल रहा है अमोनोलाइसिस करना है अगर आपको हेलोजेंस का, तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा? तो बताओ जल्दी से. यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं. देखो बाकी में तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है. या तो आपका क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, या फिर आपका क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा. अब कौन सा वाला होगा वो आप जल्दी से डिसाइड कर लो और बता दो मुझे. बताओ जल्दी बताओ कि इनमें जो करेक्ट ऑर्डर आपके जाएगा वो कौन सा जाएगा. देखो इसका ना, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम आपके, अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं तो हेलोजन किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं? इस तरीके से. मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाते हो तो आपके एटॉमिक जो साइजेस होता है, इनका जो रेडियस होता है, आणविक जो त्रिज्या होती है या आकार होता है, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. अच्छा, जो आपका फ्लोरीन का साइज है वो कुछ स्मॉल होगा. अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो इसका साइज इन बाकी सबके कंपैरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा. मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी. ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही लूजली बाउंड है. तो मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है. अब कोई भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? फर्दर रिएक्शंस करेगा और किसी न किसी के साथ में बाउंड होकर के क्या करेगा? स्टेबल कंपाउंड बनाएगा. तो जैसे जैसे हम यहाँ से टॉप टू डाउन मूव करते हैं, आयोडीन की तरफ आते हैं, तो अनस्टेबिलिटी या फिर अस्थायित्व वो क्या होता है? बढ़ता है. तो इसका जो सिंपल वो रहेगा वो आपके क्या रहेगा? ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर. कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन करेगा अमोनोलाइसिस वाले में वो कौन करेगा? CH3I आयोडो वाला, देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन. ठीक है. ये जो CH3I है इसका नाम, इसका क्या नेम हो जाएगा? आयोडोमिथेन बोल दो या मिथाइल आयोडाइड बोल दो, देन मिथाइल ब्रोमाइड, और ये आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड. सो दिस वन विल बी द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर. और उसका रीजन मैंने बता दिया है कि ए ऑप्शन होगा क्यों. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द अमोनोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड. अच्छा, जो अभी आपने पीछे देखा था रिएक्शन, उसमें बोल रहा है कि अमोनोलाइसिस के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है? कितना टेम्परेचर हमें देना होता है एंड व्हाट डू यू हैव टू डू व्हाइल डूइंग द रिएक्शन. तो इसकी सबसे जो सिंपल है वो यही है कि आप जो भी रिएक्शन करोगे वो सील्ड ट्यूब में होनी चाहिए. सील्ड मतलब जिसमें एयर पास आउट वगैरह नहीं हो, क्योंकि जैसे ही करेगी तो वहाँ पे फिर ऑक्साइड्स बन जाएंगे. आपको क्या करना? अमोनोलाइसिस करवाना है. और अगर एयर प्रेजेंट होगी वहाँ पे तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन एंड ऑल. तो वो पहले रिएक्शन कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो आप रिएक्शन कर रहे हो वो ट्यूब जो होती है वो सील्ड होनी चाहिए, प्लस टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? 373 केल्विन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. चेक कर लो एक बार. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ अमीन ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. ये बोल रहा है अल्काइल हैलाइड लेना है आपको, कोई भी अल्काइल हैलाइड मतलब RX लेना है, और इसके अमोनोलाइसिस से ये बोल रहा है कि आपको किस तरीके की अमीन मिलेगी. अमीन कितना डिग्री मिलेगा आपको? 2 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा. ये है 2 डिग्री अमीन. अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 डिग्री अमीन हो जाएगा. ठीक है. और 1 डिग्री तो यू नो क्या होता है? RNH2 होता है. तो अभी बोल रहा है अल्काइल हैलाइड का जब आपको क्या करना है? अमोनोलाइसिस करना. अच्छा, अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है? कि आपको इसके साथ में किसकी रिएक्शन करानी है? अमोनिया की रिएक्शन करा दो डायरेक्ट.
ठीक है। तो जैसे ही आप इसके साथ में अमोनिया की रिएक्शन कराओगे या कोई दूसरा और ले लो उसकी रिएक्शन कराओगे, तो ये जब रिएक्शन करवाता है ना, तो आपके जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा, या फिर तीनों तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको वहां पे मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आपके क्या होता है कि इसको जब रिएक्शन कराओगे तो आपको सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयक भी बोला जाता है। द्वितीयक और तृतीयक आपको क्या मिलेगी, अमीन मिलेगी। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होने के पीछे रीजन क्या है कि जब आप अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करते हो तो उससे अमीन 1 डिग्री अमीन नहीं बन करके डायरेक्ट आपकी क्या बनती है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन्स बनेगी। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इसका आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री नहीं बनने के पीछे रीजन ये होता है कि 1 डिग्री अमीन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनते, क्योंकि आप जैसे ही अमोनिया के यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट ये क्या होता है, 2 डिग्री अमीन में ही कन्वर्ट होता है। 1 डिग्री यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको 1 डिग्री अमीन बनाना है तो फिर उसके लिए स्पेशल अलग से क्या होगी, कंडीशंस होगी। अच्छा, अगर आपको तीनों तरीके की अमीन्स बनानी है ना, इसमें देखो 1 डिग्री भी बनानी है, 2 डिग्री भी बनानी है और 3 डिग्री भी बनानी है, तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा अल्कोहलिक मीडियम लेना होता है। अल्कोहलिक मतलब वहाँ पे अल्कोहल की प्रेजेंस आपको रखनी होती है, तो आपको इन तीनों का मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स ही मिलती है। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये किस तरीके की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सब्सटीट्यूशन है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्सटीट्यूशन है। अच्छा, ये सब पहले बताने से पहले, करेक्ट आंसर से पहले आप ये सारी टर्म्स बताओ मुझे कि होता क्या है ये। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो पहले बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने बता रखा है, ई प्लस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हिंदी में हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, आपके ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ऑब्वियसली प्लस वाला जो भी आपके होता है। ठीक है, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या हो जाएगा, जिसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। सब्सटीट्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, सब्सटीट्यूशन। ऐसी न्यूक्लियोफाइल भी एक टर्म होती है, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है NU माइनस से। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आपके क्या होगा, इसकी एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा प्रोटोन न्यूक्लियोफाइल, जस्ट वेट, न्यूक्लियोफाइल या हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही आपके क्या होता है, जिनमें क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सिस ऑफ आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन, जिनमें प्लस की कमी होती है और माइनस की क्या होती है, अधिकता होती है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट किया जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाओ कि अमोनोलाइसिस जो होती है वो किस तरीके की रिएक्शन होती है। अच्छा, अमोनोलाइसिस में क्या करना है, RX लेना है और उससे आपको अमीन्स बनाना है। अब चाहे RNH2 बनाओ, 1 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बनाओ या 3 डिग्री बनाओ, जो भी आप बनाओगे। तो ये जो है हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको हटा करके इसकी जगह पे ही तो हम लोग NH2 और ये ऐड कर रहे हैं। मतलब आपके न्यूक्लियोफाइल X माइनस क्या है, X माइनस है, देखो NU माइनस, तो ये आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। इस न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, वहां से सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है वो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द अल्ट्रावायलेट कैलिब्रेशन। अल्ट्रावायलेट अंशांकन में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट जो होता है यूवी रेडिएशन, यूवी मतलब बेसिकली सपोज कर लो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन जैसा कुछ करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वहाँ पे आपको करनी है। ठीक है, तो अब इसमें से करेक्ट ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक बोल दो, वो कौन है जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं। मर्क्यूरी Hg2Cl2, HgCl2, K2Cr2O7 या KMnO4। मर्क्यूरी क्लोराइड के दो यहाँ पे डेरिवेटिव दे रखे हैं, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट।
तो इनमें से जो सबसे बेस्ट इसके लिए चूज किया जाता है वो आपका होता है K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। इसका नेम मैं बता देती हूँ, क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट, डज लिखो यहाँ पे, डज नॉट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में क्या है, रुको मैं आप लोगों को बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज AGCL नॉट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एस है, बाकी सारा करेक्ट है, एस कर देना। ठीक है, तो ऐसा कौन है जो AGCL, कौन सा इनमें से ऐसा टेस्ट है जो AGCL नहीं देता है, बाकी सारे के सारे टेस्ट जो होगा वो AGCL देगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होगा, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट होगा, अल्कलाइन टेस्ट होगा, या एसिडिक टेस्ट होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो देखो, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, एल्किलाइन टेस्ट और एसिडिक टेस्ट, ये जो होता है ये सारे के सारे आपके कौन देता है, AGCL देता है। इनमें से खाली एक ही टेस्ट ऐसा है, परीक्षण ऐसा है जो आपके AGCL नहीं देता है, और वो आपका है ए, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड जो टेस्ट होता है आपका वो ये नहीं देता है, इसमें साइनाइड और वो सारा कर करा करके हम यूज करते हैं ना। तो ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ये आपके AGCL नहीं देता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। अच्छा देखो, ये सारे ना टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, इनमें ना कुछ समझाना है, समझाने जैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसमें बोला है थर्मोमेट्रिक लिक्विड की फॉर्म में किसका यूज किया जाता है, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी या पोटेशियम। जल्दी बता दो, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थर्मोमेट्रिक जिसका थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है, चलो इतना हिंट दे दिया, आप बताओ। ये शायद 7th या 8th क्लास के बच्चे को भी पूछा जाए तो उनको भी पता होता है। थर्मामीटर में क्या फिल हुआ हुआ होता है, मर्क्यूरी, पारा। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, Hg हो जाएगा। अच्छा देखो इधर, यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन इसी से अराइज होते हैं। अगर आपको पूछे ऐसी कौन सी मेटल है, क्या बोल रही हूँ, मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसी कौन सी मेटल है, मेटल मतलब धातु है जो आपकी लिक्विड द्रव अवस्था में उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो ये, और सेकंड बोल रही हूँ ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, अधातु है, जो लिक्विड में होती है। जल्दी से आंसर करो। 2 क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी मेटल है जो आपके लिक्विड फॉर्म में होगी, और सेकंड पूछ रही हूँ ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, अधातु है, जो आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी। तो अगर आपसे मेटल पूछा जाए तो मेटल तो आपकी क्या हो जाएगी, मर्क्यूरी हो जाएगी, Hg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लिक्विड में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल कौन है जो लिक्विड में होता है, तो वो आपका होता है Br, ब्रोमीन। ठीक है, मर्क्यूरी है ये तो, और ये होता है आपका ब्रोमीन। इसको हिंदी में पारा या मर्क्यूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट। अच्छा, हेमेटाइट और ये सारे क्या है, हेमेटाइट आपके एक अयस्क होता है, आयरन का कह लो या लोहे का कह लो, एक ही बात है, आयरन का अयस्क। व्हाट इज दिस, दिस इज ओर ऑफ ओर्स ऑफ आयरन। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें से आपको एक ही टाइप का पूछा है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके बताओ क्या होगा। हेमेटाइट जो होता है वो क्या होता है, Fe3O4 होगा। देखो फिर से आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो ताकि आपके पास करेक्ट आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी और बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब आपको खाली चूज करना है ऑप्शन नंबर ए या सी, Fe3O4 या Fe2O3। अच्छा, Fe+2 और +3 में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं इनको।
देखो Fe+2 जो होता है ना, इसको बोला जाता है फेरस। क्या बोला जाता है? फेरस। और जो Fe+3 होता है इसको बोला जाता है फेरिक। इसको बोला जाता है फेरिक। तो फर्स्ट वाला जो है वो आपके क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, और ये वाला जो है ये क्या है? फेरस ऑक्साइड है। नेम्स लिख दूं यहाँ सामने? छोड़ो, बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये जो हेमेटाइट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आपके करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फेरस और फेरिक वाला ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन KMnO4 रिएक्ट्स विद द HCl? जब KMnO4 की रिएक्शन, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन, जब आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हो, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, या फिर फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि किस तरीके की वहाँ पे गैस रिलीज होती है, किस कलर की गैस वहाँ पे रिलीज होती है, तो वो आपको बताना है। कौन से कलर की गैस वहाँ से रिलीज होगी, बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। देखो, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना KMnO4 और HCl की, व्हाट इज KMnO4? दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम क्या है? ये पर मैग्नेट है। तो ये जो KMnO4 है, ये आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब प्रबल क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, जब मैंने आपको बताया था, एक होता है पर मैग्नेट आयन और एक जस्ट नॉर्मल मैग्नेट आयन होता है। तो जहां पे आपका पर मैग्नेट आयन आ जाता है, पर मैग्नेट आयन आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे जो जिस तरीके की गैस आपके रिलीज होती है ना, वो आपकी ये होती है ग्रीनिश येलो गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यू हैव टू लर्न। फिलहाल के लिए तो लर्न ही करना पड़ेगा। ये किस वजह से होता है? ये पर मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर की वजह से होता है। एक बात और इसमें बता देती हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से बताओ किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका सबसे ज्यादा गलनांक होता है। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपके वो पॉइंट जहां पे ये क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। तो वो किसका होता है? मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक किसको बोलेंगे? जहां पे कोई भी एलिमेंट जो आपके दिया गया है, वो पॉइंट जहां पे वो सारी की सारी क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसका गलनांक बोलते हैं या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कोबाल्ट होगा, जिंक होगा, निकल होगा या क्रोमियम होगा। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है इसका सबसे ज्यादा क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए आप लोग देखना, क्रोमियम का यूज जो होता है वो बहुत सारे है। आपने नाइक्रोम वगैरह का नाम सुना है? मतलब जितने भी आपके हीट से रिलेटेड जो भी होगा, वैसे प्रोडक्ट्स बनाने में किसका यूज किया जाता है? क्रोमियम का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करें उससे पहले ये बैच देख लो। RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एसेंशियल बैच है। सेम वही करना है, प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। की पॉइंट्स वहाँ पे दे रखे हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 2 मिनट देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फाइबर? इलेक्ट्रिकल फाइबर मतलब विद्युत फाइबर बनाने में किसका यूज किया जाता है? एक्टीनियम का, निकल का, थोरियम का या फिर टंगस्टन? बता दो, सिंपल आंसर है ये तो, कि किसका यूज होगा।
तो इसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का यूज आपके इलेक्ट्रिकल फाइबर्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि सेम वही रीजन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आपके देखना इलेक्ट्रिकल जितने भी बल्ब्स वगैरह होंगे उनको बनाने में भी टंगस्टन का यूज किया जाता है, सेम वही सेम रीजन की वजह से, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक मतलब घर पे जो जितनी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एसी की फॉर्म में। मतलब अल्टरनेटिव करंट आपको मिलता है, डायरेक्ट करंट डीसी नहीं मिलता, एसी मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स होती है 220 वोल्ट या इतना, पर कभी कभी हाई वोल्टेज की वजह से आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे मिल जाती है। तो तभी तो आप देखना जितने भी आपके शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं उनके पीछे होने के पीछे रीजन यही है। तो जितने भी आपके होंगे ना, तो जो मेटल्स आपके इसके अंदर यूज की जाती है बल्ब्स को बनाने में, वायर्स को बनाने में, तो वो ऐसी मेटल की बनाई जाएगी, ऐसी धातु की बनाई जाएगी जिसका गलनांक क्या उच्च हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपके हाई हो। तो इनमें से जो जिसका यूज किया जाता है वो टंगस्टन का यूज किया जाता है। सिंबल आपका W रहता है इसका। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच मेटल इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोप्लेटेड प्रोटेक्टिव कोटिंग? ये शायद पहले क्वेश्चन में दे चुकी हूँ, बताओ अब कौन सा होगा? प्लूटोनियम होगा, क्रोमियम होगा, निकल होगा या आयरन होगा? तो इनमें से सेम वही हिंट है, ऐसा एलिमेंट आपको लेना जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, आपके हाई होना चाहिए। तो इनमें से अभी मैंने पीछे बताया था आपको, क्रोमियम का यूज किया जाता है। अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया है, बस खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं, यू हैव टू लर्न डायरेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? अच्छा बताओ इसकी डेंसिटी, पहले डेंसिटी किसकी हाईएस्ट है लोवेस्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बताओ डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज डेंसिटी? घनत्व किसको बोला जाता है? तो अगर मैं मैथ्स की फॉर्म में या फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको बताओ ना, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब आपको पता हो तो इसमें रिलेशन हमारे पास सिंपल क्या निकला है कि जो आपकी डेंसिटी होगी वो आपकी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वॉल्यूम के। अब बता दो, जिसका मास जितना ज्यादा होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो आपके रिलेशन होते हैं। समानुपाती या प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम होगी तो दूसरी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास में किसी एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और अगर एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो अब मास और वॉल्यूम के बेसिस पे बता दो। देखो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका डेंसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे चार आपके पास में मेटल्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि हाई जो आपके होती है डेंसिटी वो किसकी होती है। ऑस्मियम, OS है ऑस्मियम, जिंक, क्रोमियम या CD कैडमियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑस्मियम की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। और नॉर्मली आप लोग एटॉमिक नंबर बेसिस पे भी देख लेना, ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। सो दिस इज द रीजन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच मेटल इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट टर्बाइन इंजन? जितने भी आपके एयरक्राफ्ट बनाने में यूज किया जाता है बता दो। अभी तो आईफोन भी आया है उसमें, चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। आईफोन 15 प्रो मैक्स या प्रो, उसमें भी यूज किया गया उस मेटल का, ठीक है। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है, टाइटेनियम का। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस? कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है क्रोमियम की इस कंपाउंड के अंदर। ये यहाँ पे Cr कर देना, ठीक है। क्रोमियम है ये, खाली C नहीं है, Cr है। करेक्ट लिखूं यहाँ पे, ये लो, ये क्रोमियम है आपका सेंट्रल मेटल आयन, इससे ऑक्सलेट बाइडेंटेड लीगेंड जुड़ा हुआ है। ये किस तरीके का लीगेंड है, बाइडेंटेड। ये आपका मेटल आयन है और ये जो बाहर प्रेजेंट है ये आपका क्या है, काउंटर आयन है। सारी चीजें आपको मैंने एलैबोरेट कर दी है कौन क्या है। अब जल्दी से मुझे बता दो क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी या समन्वय संख्या क्या होगी। फिर बता देती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या होती क्या है, पहले ये बताओ, फिर बाद में इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर आपके ये जो है समन्वय संख्या, ये आपके क्या होती है कि सेंट्रल मेटल आयन से कितने लीगेंड्स आपके जुड़े हुए हैं। क्या बोल रही हूँ,
नंबर ऑफ लिगेंड्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे आपके इसकी शॉर्ट में मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। अब ये डिपेंड करेगा आपके कि किस तरीके का लिगेंड उससे जुड़ा हुआ है। हिंदी में क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंड की संख्या। ठीक है, अच्छा अब ये आपके डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड पे, कि जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाईडेंटेड है, या फिर आपकी पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अभी मोनो, बाई और ट्राई वगैरह क्या होता है ये सारा जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तब एलैबोरेट किया है। जस्ट नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ। देखो मोनोडेंटेड मतलब क्या होता है, जिसमें डोनर एटम जो होगा, डोनर एटम मतलब जो दाता समूह होता है वो आपके एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाईडेंटेड क्या होगा, जिसमें दो डोनर प्रेजेंट हो गए। ऐसे ही पॉलीडेंटेड क्या हो जाएगा, जिसमें 3, 4 या 4 से ज्यादा आपके वो प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो ऑक्सलेट है ना, ये बाईडेंटेड लिगेंड होता है। बाईडेंटेड या हिंदी में इसको बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर का मतलब क्या है कि इसमें जो डोनर एटम होंगे वो आपके कितने होंगे, डोनर एटम दाता समूह जो होंगे वो कितने होंगे, 2। अब आपके देखो इससे कितने ऑक्सलेट कनेक्ट है, कितने ऑक्सलेट यहाँ से देखो कनेक्ट है इससे, तो 3, एक का है 2, इसमें 3, तो 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और डी होने के पीछे रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देती हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो और फिर मुझे बताओ ईडीटीए में क्या होता है। तो अब उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, ईडीटीए किस तरीके का लिगेंड है, देखो और जल्दी बताओ क्या होगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, ज़्यादा कष्ट मत दो खुद को, है ना। इधर देखो ईडीटीए, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपकी कितनी होती है, -4 होती है। अच्छा बताओ ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। हिंदी में भी सेम आपका क्या हो जाएगा, एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। अच्छा ये जो होता है ना आपके, ये एक पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुदंतुर लिगेंड। ये आपके एक तरीके का क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अच्छा पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है कि इसमें जो आपके डोनर एटम्स होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, बहुदंतुर लिगेंड। तो इसे सिंपल ही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया है कि आप जो बोल रहे हो इसमें डोनर एटम कितने होते हैं। तो इसमें जो इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मैं बात क्या कर रही हूँ। क्या बोला है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट बोला है। इथाइलिन मतलब आपको कितने कार्बन चाहिए, 2 चाहिए, ये लगा दिए मैंने। फिर उसके बाद में क्या बोला है इसने, डाईअमीन लगाना है। डाईअमीन मतलब 2 आपको NH2 लगाना है, ये लो लगा लो। फिर उसके बाद में इसने क्या बोला है कि टेट्रा एसीटेट होने चाहिए। टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट। अच्छा कार्बन की बेचारे की वैलेंसी 4 से ज़्यादा मत कर देना, क्योंकि कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, 4 ही होती है। तो देखो 1 2 3 4 करेक्ट है, 1 2 3 4 करेक्ट है। अब बस आपको एसीटेट लगाना है, लगा लो। ये देखो, तो अब आपके इसके अंदर देखो, खुद ही मुझे बता दो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको देख के आप ही बता दो कितने डोनर एटम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखो एक तो ये, एक ये, 2 नाइट्रोजन है और बाकी के 4 आपके पास में क्या है, कार्बन है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ लीगेंड, ऐसा इनमें से कौन है जिसको हम लीगेंड की तरह यूज नहीं कर सकते।
अच्छा, लीगेंड की तरह यूज़ नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे? सेंट्रल मेटल की तरह करेंगे, और क्या, या काउंटर आयन में लेंगे, कहीं भी लेंगे, है ना। एक मेटल आयन होता है और बाकी लीगेंड्स होते हैं, यही तो होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और बाहर में आपके काउंटर आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये लो बन गया आपका ये। अब इनमें से जो ये आपके है, क्लोराइड आपका क्या होता है? नेगेटिव लीगेंड होता है, ऋणात्मक लीगेंड। H2O आपका उदासीन होता है, NH3 आपका उदासीन लीगेंड होता है। तो इन तीनों का यूज तो आपके एज ए लीगेंड किया जाता है, बट Ni जो है, निकल, ऑप्शन नंबर ए, इसका यूज आपके लीगेंड की तरह नहीं किया जाएगा। इसका यूज आपके कैसे किया जाएगा? सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात और बताती हूँ, जो भी आपके मेटल्स कनेक्ट होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? मेटल हम किसको लेते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। और जो आपके लीगेंड्स होंगे ना, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तभी तो अब एक के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो दोनों में आपस में बॉन्ड बन जाए तो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा ऑब्वियसली। तो निकल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। द सेंट्रल एटम आयन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज। अच्छा बताओ, जो अभी पीछे शायद मुझे लग रहा है इसका मैंने सोल्यूशन आपको, या फिर जो इसका एलैबोरेशन है वो मैंने पीछे आपको बता ही दिया है। बोल रहा है सेंट्रल मेटल आयन को हम और भी क्या बोल सकते हैं, मतलब सेंट्रल मेटल आयन की फॉर्म में हम किसको यूज करेंगे? तो ये दो तो हटा ही दो, ठीक है, ये तो आपके आने ही नहीं, पहले से इनको एलिमिनेट कर दो, है ना। देखो आप जब आंसर करोगे ना, चार में से चूज करने की जरूरत नहीं है, जो सीधे दिख रहे होंगे नहीं उनको पहले एलिमिनेट कर दो। अब आपके आंसर किन में से होगा? या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा। अब बस छोटा सा हिंट, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अभी मैंने पीछे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने क्या बोला कि जो आपके सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो आपकी कैसी स्पीशीज होती है? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और लुईस जो होता है, लुईस ने दो ही कॉन्सेप्ट दिए थे। क्या बोला था? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड या बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अम्ल या क्षार को। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एसिड मतलब और बेस मतलब, एसिड मतलब क्या होता है? जो लोन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर डोनर। अच्छा पहले समझो लोन पेयर क्या होता है। ये जो कोई भी एटम होता है ना, उनके ऊपर इस तरीके से आपको कुछ ऐसे दिखाई देते या नहीं देते? तो ये जो होता है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उनको बोला जाता है लोन पेयर, या हिंदी में इसको बोल देंगे हम एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। तो जो एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दाता, डोनर, उनको तो बोला जाता है आपके लुईस बेस। और लुईस एसिड क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो लोन पेयर क्या होता है? एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन ग्राही। बता दो, अब आप ही बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेटल आयन मैंने अभी पीछे आपको बताया था, क्या बताया था? मेटल आयन जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा? एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा? तो लुईस एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? लुईस एसिड आ जाएगा। अच्छा, अगर यही सेम क्वेश्चन आपको सेंट्रल मेटल आयन के बारे में नहीं पूछ के आपको पूछते लीगेंड, लीगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो लीगेंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? लुईस बेस हो जाता है या क्षार हो जाता है, ठीक है। लिखो, नोट करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। Which of the following is the coordination entity in this coordination compound? इसके बारे में बोला है, किसको हम coordination entity बोलते हैं, समन्वय इकाई बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंप्लीट होता है ना, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोला जाता है? ये जो मेटल आयन है, इससे जितने भी आपके लीगेंड अटैच्ड होंगे, और बाहर आपका क्या होता है? कोई भी काउंटर आयन ले लो, वो होता है। अभी काउंटर आयन पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो किसको बोला जाता है? इस ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीशीज को। ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीशीज होगी उसको बोला जाएगा आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे? समन्वय इकाई, ठीक है। ये जो होते हैं ना बाहर जो प्रेजेंट होते हैं, इनको काउंटर आयन बोला जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, काउंटर आयन।
और ये तो आपको पता ही है, सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, लीगेंड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पूछा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन है, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी जो भी अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या समन्वय इकाई। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओनली प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड as the main product when ammonolysis of an alkyl halide takes place with a large excess of ammonia। ये सही बात है या गलत बात है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? जल्दी से बता दो, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, या शायद हमने अभी ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए हैं। पीछे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। बताओ जल्दी से, ये ट्रू है या फॉल्स है? भाई अभी तो क्या था हमने पीछे, ये वाला क्वेश्चन खाली प्राइमरी, ओनली प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हेन अमोनोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। लार्ज एक्सिस बोला है, देखो ध्यान से देखना। हमने अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था ना, उसमें मैंने क्या बोला था, नॉर्मली आपके 2 डिग्री या 3 डिग्री बनते हैं नॉर्मली, लेकिन इसने क्या बोला साथ में, आपको अल्कोहलिक कुछ चाहिए होगा, या फिर इसने कंडीशन हमें दे दी। क्या कंडीशन दी है कि आप जो आपको रिएक्शन करानी है उसमें लार्ज एक्सिस में आप क्या डाल रहे हो, अमोनिया डाल रहे हो, लार्ज एक्सिस, लार्ज ज्यादा अमाउंट में, तो फिर उससे जो होता है प्राइमरी अमीन ही बनता है, RnH2 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ सही सही बात है, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सही है ये। स्केडियम पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या नहीं है, जल्दी बताओ, ट्रू और फॉल्स। अच्छा पहले ये बताने से पहले मुझे ये बताओ, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय हम कहते हैं किसको है? और इसी से रिलेटेड एक और टर्म थी पैरामैग्नेटिक से, डायमैग्नेटिज्म। अच्छा कौन पैरामैग्नेटिज्म शो करता है और कौन डायमैग्नेटिज्म शो करता है, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो मुझे। मैं ही बता देती हूँ, इधर देखो, 2 टर्म्स होती है, एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक आपका होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? देखो डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, जिसमें आपके क्या प्रेजेंट होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और पैरामैग्नेटिक कौन शो करेगा, जिसके अंदर आपके क्या होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अच्छा इसको हिंदी में बोला जाता है अनुचुंबकीय, और इनको पैरामैग्नेटिक वालों को बोला जाता है हिंदी में प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हिंदी में क्या बोल देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। नेक्स्ट प्रतिचुंबकीय, या ये किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, या हिंदी में क्या हो जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक है, तो नॉर्मल ले लो स्केडियम। देखो स्केडियम जो होता है ना 21 पे आता है, किस पे आता है, 21 पे। तो इसका जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होता है, 3d14s2 होता है। ठीक है, इसने बोला है स्केडियम +3 निकालो, +3, प्लस का मतलब क्या होता है, डोनेट करना। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे, डोनेट करे, तो इसके बाद में इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आपके किसका रह जाएगा, नॉर्मल जो भी आपके इससे पहले जो नोबल गैस आएगी उसका रह जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, त्याग दिए। मतलब इसके पास में ये रह गया, और इसका जो होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब उसमें क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पेयर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुचुंबकीय है क्या, तो ये रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी।
और क्यों फॉल्स है उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिया कि जो आपका स्कैडियम होता है +3 स्टेट में, वो क्या करता है, आपके पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करता है, डायमैग्नेटिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mn हैज द मैक्सिमम, Mn क्या है, मैग्नीज बोला जाता है Mn को, Mn को क्या बोला जाता है, मैग्नीज। मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम Mg होता है। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, नहीं, ये +2 से लेकर के क्या करता है, +7 तक शो करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +7 होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, बी। नेक्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, पहले ये बताओ। Ag क्या शो करता है, +3, ब्रोमाइड क्या शो करता है, Br, मतलब -1, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgBr3 हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज़ है वो आपके इसमें किया जाता है या नहीं किया जाता है, फोटोग्राफी में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या रॉन्ग है या फॉल्स है, क्या है? ये टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है, आता है आंसर तो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं आता है तो फिर इसका इसमें कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज आपके फोटोग्राफी में किया जाता है। माइल्ड स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। माइल्ड स्टील का यूज होता है क्या कंस्ट्रक्शन में, यस और नो? करेक्ट आंसर विल बी हाँ या ना, क्या होगा इसका, माइल्ड स्टील। अच्छा पहले बताओ माइल्ड स्टील होता है क्या, किसको बोला जाता है माइल्ड स्टील? क्या होता है माइल्ड स्टील? प्लेन जो आपका स्टील होता है ना, कार्बन स्टील जो होता है, प्लेन कार्बन स्टील, उसको बोला जाता है आपकी माइल्ड स्टील, ठीक है। और इसका यूज जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलो अब नेक्स्ट जो है ये बैच के बारे में देख लो। सेम उसके लिए इन्फॉर्मेशन वही, प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना है, ठीक है। ये बैच देख लो आप एक बार। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो सेम, जैसे इस आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेंगे और उन्हीं के साथ में हम और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।